हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी तक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे और पैरामीटर्स की अगर बात करें तो पैरामीटर्स में हम लोग नंबर ऑफ सिग्नल, ठीक है, और आइसोमर शिफ्ट, क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग, और अब हम लोग इस पार्ट में मैग्नेटिक स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग मैग्नेटिक स्प्लिटिंग के अलावा हम लोग डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे और डॉपलर इफेक्ट के अलावा स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना पढ़ेंगे और कुछ एक्सेप्शनल केस भी पढ़ेंगे कि जब आयरन के कॉम्प्लेक्स या टिन के कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग लिगेंड्स चेंज करते हैं या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पाई डोनर या पाई एक्सेप्टर इस तरीके का कोई लिगेंड अटैच करते हैं तो उन कॉम्प्लेक्सेस पे क्या असर पड़ता है और उसके मोज़वायर स्पेक्ट्रा पे क्या असर पड़ता है। तो अब हम लोग इस पार्ट में मैग्नेटिक स्प्लिटिंग की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक स्प्लिटिंग को हम लोग न्यूक्लियर जीमैन स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग कब हो रही थी? जब इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में फिनोमेना कोई हो और मोज़वायर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तब वहाँ पे हम लोग क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग की बात करेंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड की आ जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तब हम लोग मैग्नेटिक स्प्लिटिंग की बात करेंगे। मैग्नेटिक स्प्लिटिंग को हम लोग जीमैन स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग में हम लोगों ने देखा हुआ था कि वहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स थे हम लोगों के, जैसे अगर किसी के लिए स्पिन क्वांटम न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आई है तो अगर वो हाफ मल्टीपल में होता है तो उसके लिए आई प्लस हाफ एनर्जी लेवल्स में ब्रेक होते थे और अगर इंटीजर वैल्यू है आई की तो आई प्लस वन में ब्रेक होंगे। यहाँ पे अगर एनर्जी लेवल्स की बात करें मैग्नेटिक स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक स्प्लिटिंग के लिए अगर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आई है तो ये 2i प्लस 1 में ब्रेक होंगे। ये किस में ब्रेक होंगे? 2i प्लस 1 में ब्रेक होंगे। तो 2i प्लस 1 में ब्रेक कैसे होंगे? तो देखिए, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो विदाउट एक्सटर्नल फील्ड तो ये डीजनरेट होंगे। यहाँ पे आइसोमर शिफ्ट हुआ है और यहाँ पे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो ये 2i प्लस 1 एनर्जी लेवल में ब्रेक हो गए हैं। दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो स्टेट है एक अप स्पिन होता है और एक लो स्पिन होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना है हमारे पास, हाफ है। हाफ का मतलब अब अगर ये 2i प्लस 1 में ब्रेक होगा तो कितने में ब्रेक होगा? इज इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल्स में ब्रेक हो गया। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो 2 इंटू 3/2 की अगर बात करें तो ये कितने एनर्जी लेवल्स में ब्रेक होगा? 4 एनर्जी लेवल्स में ब्रेक होगा। तो जब मैग्नेटिक स्प्लिटिंग होती है या जीमैन स्प्लिटिंग होती है तो एनर्जी लेवल 2i प्लस 1 में स्प्लिट हो जाते हैं। और अब हम लोगों को अलाउड ट्रांजिशन देखना है। देयर आर सो मैनी पॉसिबल ट्रांजिशन बट वी ओनली चूज अलाउड ट्रांजिशन। सो अलाउड ट्रांजिशन के लिए हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या है? ये ml वैल्यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि ये i वैल्यूज़ हैं तो i की करस्पॉन्डिंग ml वैल्यूज़ इस तरीके की हो जाती हैं। कहाँ से कहाँ तक होती हैं ml वैल्यूज़? जैसे हम लोगों के लिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं और उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर l है तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाती है? -L2 + L। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लोगों के लिए i वैल्यू 3/2 है तो ml वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होंगी? -3/2 से +3/2 के लिए i वैल्यू हाफ है तो ये +½ से -½ या -½ से +½ हो जाएंगे। तो इनके लिए सिलेक्शन रूल क्या है? डेल्टा mi इज इक्वल टू 0 एंड +-1। सो वी हैव टू चूज ओनली अलाउड ट्रांजिशन। सो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल वी हैव ओनली 6 पॉसिबल ट्रांजिशन। सो वी गेट 6 पीक्स। In quadrupolar splitting we got only two signals, but in magnetic splitting or G-man splitting we are getting 6 peaks. Okay, so we have to find only the allowed transition according to this rule, delta mi is equal to 0 and +-1. So अब remember one thing, the trick, this is the trick. If you are considering the allowed transition, then you have to calculate like this. But here I am considering the trick and this is my own trick. See here, this is +½ energy state. So there are only 3 possible transition from here, 3 possible allowed transition, और यहाँ से भी क्या होंगे? 3 possible allowed transition होंगे। तो टोटल ट्रांजिशन कितने हो गए?
3 पॉसिबल ट्रांजिशन, तो टोटल ट्रांजिशन कितने हो गए 3 + 3 इज इक्वल टू 6 अलाउड ट्रांजिशन। 3 + 3 इज इक्वल टू, यानी हमें जो 6 पीक्स मिल रही हैं वो क्या है 6 अलाउड ट्रांजिशन है। ये आयरन और टिन दोनों ही के केस में, आयरन और टिन के लिए क्या होता है, हम लोग हाई ग्राउंड स्टेट हाफ होती है और एक्साइटेड स्टेट 3/2 होती है। तो अब आप लोगों को समझ में, जब आप लोग करके देखेंगे और ये अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को 6 पॉसिबल ट्रांजिशन ही आएंगे। अब आप लोगों को जो ट्रिक याद रखनी है वो सिर्फ ये है कि हम लोगों का जो ग्राउंड स्टेट लेवल होगा, ग्राउंड स्टेट लेवल से अपर एक्साइटेड स्टेट लेवल में हर एक एनर्जी लेवल के करेस्पॉन्डिंग 3 अलाउड ट्रांजिशन होंगे। तो हमारे ग्राउंड स्टेट में कितने हैं 2 है ना, तो ग्राउंड स्टेट में 2 एनर्जी लेवल हैं और एक्साइटेड स्टेट में 4 एनर्जी लेवल हैं। तो यहाँ से 3 अलाउड ट्रांजिशन, यहाँ से भी 3 अलाउड ट्रांजिशन, तो 3 × 3 कितने हो गए 6 अलाउड ट्रांजिशन हो गए। अब एक और हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखिए इधर क्वेश्चन गिवन है कि कोई एक न्यूक्लियाई गिवन है, उसके लिए ग्राउंड स्टेट के लिए आई वैल्यू 3/2 है और एक्साइटेड स्टेट के लिए आई वैल्यू 5/2 है। ठीक है, तो अब उन्होंने पूछा है कि EFG जब 0 होगा, EFG नॉन जीरो होगा और जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब टोटल नंबर ऑफ मोसवायर लाइंस कितनी होगी। इन तीनों ही केस में टोटल नंबर ऑफ मोसवायर लाइंस फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ मोसवायर लाइंस फाइंड करना है। अब देखिए जब EFG 0 है दैट मीन्स सिमेट्रिकल या स्फेरिकल अरेंजमेंट है और स्फेरिकल अरेंजमेंट में कोई भी क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग नहीं होती है। और जब कोई भी क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग नहीं होती है सो वी गेट ओनली वन सिग्नल, ओनली वन peak we have to find. When electric field gradient non-zero then and excited state 5/2, तो एक्साइटेड स्टेट 5/2 का मतलब है 5/2 ± 5/2 हो गया इधर, फिर आएगा ±3/2 और फिर आएगा ±½ ये तो एक्साइटेड स्टेट में ब्रेक हो गया। क्यों, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होगा और आई की वैल्यू आई की कुछ वैल्यू गिवन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के प्रेजेंस में वो किस में ब्रेक होता है I+½ में। तो एक्साइटेड स्टेट का कितना है 5/2, एक्साइटेड स्टेट का कितना है किस में ब्रेक होता है I+½ में होता है ना, तो एक्साइटेड स्टेट का 5/2 +½ कर देंगे तो कितने एनर्जी लेवल में ब्रेक होगा 3 में ब्रेक होगा। और हमारी ग्राउंड स्टेट 3/2 है तो I+½ करेंगे जब तो किसमें 3/2 +½ में, यानी 2 एनर्जी लेवल्स में ये ब्रेक हो जाएगा, होगा कि नहीं 2 एनर्जी लेवल्स में। तो जो ये अब हम सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में, तो ये तो हो गया एक्साइटेड स्टेट वाला पोर्शन। ग्राउंड स्टेट वाला कितने में एनर्जी लेवल्स में ब्रेक होगा ±3/2, यानी 2 एनर्जी लेवल्स में ब्रेक हो जाएगा। कल की वीडियो आप लोग देख सकते हैं जिसमें क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग की बात है, जिससे ये समझ में नहीं आ रहा है उसमें डिटेल में कराया गया, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या था, वहाँ पे जो अलाउड ट्रांजिशन था वो ΔI = क्या था 0 था और ±1 था, यही था अलाउड ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल। तो टोटल नंबर ऑफ पीक्स कितनी मिलेंगी, अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पीक्स मिलेंगी वो 5 मिलेंगी। यहाँ से यहाँ पे देखिए ये 0 होगा, यहाँ से यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आ गया। और अब यहाँ से देखेंगे तो 3/2 से ये यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ से ये 0 मिल गया। और एक और पॉसिबिलिटी यहाँ से यहाँ नहीं है, एक और पॉसिबिलिटी ये है। तो टोटल नंबर ऑफ पीक्स कितनी मिल रही हैं हम लोगों को 5 पीक्स मिल रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जब 0 होगा तब हमें ओनली 1 सिग्नल मिलेगा, यानी सिंगल पीक सिंगलेट सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे लिख देते हैं ये सिंगलेट सिग्नल है। EFG जब नॉन ज़ीरो होगा तब हमें कितनी लाइंस मिलेंगी 5 लाइंस मिलेंगी, यानी इस तरीके से 5 लाइंस में ये ब्रेक हो जाएगा।
अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेंगी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताइए कितना मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग ऐसे अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो हम लोगों ने अभी ट्रिक क्या सीखी हुई थी, ग्राउंड स्टेट के एनर्जी लेवल, हर एक एनर्जी लेवल से कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो हियर वी हैव 4 एनर्जी लेवल्स इन ground state, so each energy level has 3 transition, so we have 4 energy levels, तो टोटल कितना हो गया, सो टोटल ट्रांजिशन कितना हो गया, 4 × 3 इज इक्वल टू 12 लाइन्स हम लोगों को मिलेंगे। ये ट्रिक है, ट्रिक समझ गए। एक लाइन से जो ग्राउंड स्टेट में उससे 3 ट्रांजिशन, इससे भी 3 ट्रांजिशन, इससे भी 3 ट्रांजिशन, इससे भी 3 ट्रांजिशन, सो 3 + 3 + 3 + 3 यानी 3 × 4 भी कर सकते हैं। तो टोटल हम लोगों को 12 लाइंस मिल गई हैं। तो ये है स्प्लिटिंग। अब हम लोगों को अगर इस तरीके से दे दें कि यहाँ पे 5/2 आ जाए, यहाँ पे 7/2 आ जाए, तो अगर हम लोगों से EFG 0 पूछ लें तो EFG 0 के करस्पॉन्डिंग 7/2 आई एक्साइटेड स्टेट है, तो वो कितने एनर्जी लेवल में ब्रेक होगा, जब EFG नॉन जीरो होगा तो 7/2 + 1/2 7 + 1 यानी 4 एनर्जी लेवल में ब्रेक होगा। और ग्राउंड स्टेट में अगर 5/2 है तो वो कितने एनर्जी लेवल, 5 + 1 3 एनर्जी लेवल में ब्रेक होगा। वहाँ से हम लोग ट्रांजिशन देख लेंगे। और इस केस में कितना हो जाएगा, अगर 7/2 इधर होगा तो 7/2 का मतलब है ये कितने में लाइंस में ब्रेक होगा, -L2 + L में ब्रेक इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, ये हम लोगों ने ट्रिक से कर लिया है। देखिए जनरली जो मैग्नेटिक स्प्लिटिंग होती है वो किस टाइप के क्रिस्टल में होती है, वो फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल में होती है। इस पॉइंट को आप लोगों को नोट करना है। एंड द सेकंड पॉइंट इज FeF2 हैज़ फाउंड टू गिव 6 लाइंस इन मोसबायर स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जो हम लोगों ने सबसे शुरुआत में किया था ना कि जो आई वैल्यू हाफ थी और ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में 3/2, वहाँ पे मैं लिखा हुआ था कि आई वैल्यू फॉर Sn एंड आयरन, तो आयरन के लिए भी ट्रू है और ये टिन के लिए भी ट्रू है। तो अब यहाँ पे देखिए 6 लाइन कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ जो हमारा Fe है वो किस स्टेट में, Fe+2 स्टेट में है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है। D6 कॉन्फ़िगरेशन और किस में होगा, ये लो, ये हाई स्पिन होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाई स्पिन के केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G4 Eg2 होगा कि नहीं, तो स्प्लिटिंग होगी। क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग भी पॉसिबल है। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कितनी लाइंस मिलेंगी, 6 लाइन मिलेंगी। 6 लाइन क्यों मिलेंगी, क्योंकि आई वैल्यू कितनी होती है इसकी, हाफ ग्राउंड स्टेट में और 3/2 एक्साइटेड स्टेट में। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर वैल्यूज़ यहाँ से हम लोग वेरी करा दें तो कितनी लाइंस आनी चाहिए, वो हम लोग ट्रिक से देख चुके हैं। आगे समझ में, इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। ये स्मॉल पोर्शन हम लोगों का आइसोमर शिफ्ट में छूट गया था, तो आइसोमर शिफ्ट में हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, पाई बैक डोनेशन इन आयरन कॉम्प्लेक्स, मतलब आयरन कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पे एक साइनाइड को हटा के अगर कोई अदर लिगेंड लगा दिया जाए तब आइसोमर शिफ्ट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। देखिए जैसे यहाँ पे NOCO SO3 2- PPS3 NO3- एंड H2O लिखे हुए हैं और आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू गिवन है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम लोगों ने आइसोमर शिफ्ट पढ़ा हुआ था तो देखा था कि S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आइसोमर शिफ्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा था। तो S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आइसोमर शिफ्ट दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे इन केस ऑफ आयरन, एंड D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड आइसोमर शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे आयरन के लिए। जस्ट वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट रिलेशन Sn के लिए था। तो हम लोग यहाँ पे आयरन का कॉम्प्लेक्स का स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए आयरन के केस में अगर हम लोग देखें, पाई एसिड लिगेंड्स आर कैपेबल ऑफ विड्रॉइंग D इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बैक बॉन्डिंग। और ऑब्वियसली वो जो जब पाई बैक बॉन्डिंग होती है तो वो क्या करते हैं, जो पाई बैक बॉन्डिंग होती है वो किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं, D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं। तो D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे तो D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम होने से आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये हम लोगों ने आइसोमर शिफ्ट में पढ़ा हुआ था। तो आइसोमर शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
So if d electron density decreases, isomer shift value is decreases. So in the case of pi acid ligands or in the case of pi back donation, isomer shift decreases due to depletion of d electron density near the or around the iron nucleus. And the second point is sigma donor ligand increases the d electron density, isomer shift move to more positive डायरेक्शन. ऑब्वियसली जो सिग्मा डोनर होंगे तो ऑलरेडी आयरन के पास डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये पुल कर अपना पुश करेगा इस तरीके से, ठीक है. तो वहाँ पे उसके आयरन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. तो जब डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आइसोमर शिफ्ट और डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है. तो डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी. ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आप लोगों को याद रखना है. अब एक ऑर्डर और मैं लिख दे रहा हूँ कि किस तरीके से ऑर्डर फॉलो होता है पाई बैक डोनेशन का. तो वो है NO प्लस CO CN माइनस SO3 2 माइनस PPS3 NO3 माइनस एंड H2O. तो अब बताइए H2O क्या है. H2O एक सिग्मा डोनर लिगेंड है. तो सिग्मा डोनर लिगेंड है, आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज आ रही है. और ये जो ट्रेंडिंग ऑर्डर है NO प्लस हाईली पाई एसिड लिगेंड है, ये सबसे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा. तो आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू देखिए कितनी आ रही, 0 आ रही या नहीं आ रही, आ रही है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि जब हम लोग अपना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले कोई लिगेंड लगाते हैं तब आइसोमर शिफ्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है. SN के केस में और देख लेते हैं. हम लोगों ने आइसोमर शिफ्ट जैसे पढ़ा हुआ था, SnI4 की सबसे ज़्यादा आइसोमर शिफ्ट थी, फिर SnBr4 की थी, फिर SnCl4 की थी एंड देन SnF4 का आइसोमर शिफ्ट वैल्यू. यही ऑर्डर था, ठीक है. यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा ये डेल्टा वैल्यू का ऑर्डर है, आप लोगों को ऐसे याद रखना है. इसमें सिंगलेट मिलता है, इसमें सिंगलेट मिलता है, इसमें सिंगलेट मिलता है. लेकिन SnF4 के केस में ये सब किस टाइप के हैं, ML4 टाइप के लिगेंड है या नहीं है, ML4 टाइप का है. तो ML4 टाइप में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि स्फेरिकल अरेंजमेंट होता है एंड EFG की वैल्यू 0 होती है, ओनली 1 सिग्नल हम लोगों को मिलेगा. SnF4 भी ML4 टाइप का है, दिखाई दे रहा है ना. SnF4 भी ML4 टाइप का है, लेकिन इसमें जो पीक मिलती है वो उसमें हमें डबलेट सिग्नल मिलता है. ये हम लोगों को कौन सा सिग्नल मिलता है, डबलेट सिग्नल मिलता है. इस डबलेट सिग्नल का मिलने का रीज़न है कि SN4 जो कंपाउंड है, एक तो ये आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल होने के साथ साथ ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है. पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है तो आयनिक स्ट्रक्चर है और पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, इसलिए ये स्फेरिकल अरेंजमेंट ना होके इसका जो अरेंजमेंट होता है वो नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट होता है. और जब नॉन स्फेरिकल अरेंजमेंट हो गया तो वहाँ पे EFG की वैल्यू कैसी हो गई, नॉन ज़ीरो हो गई. और जब EFG की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो गई तो वहाँ पे हमें को कैसा सिग्नल मिलने वाला है, डबलेट सिग्नल मिलने वाला है. SN के केस में डबलेट मिलता है जब नॉन स्फेरिकल इन्वायरमेंट में होता है. तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है. लेकिन एक और जो एक्सेप्शन केस है वो है कि अगर SnF6 2 माइनस आ जाए तो SnF6 2 माइनस के केस में हमें फिर से सिंगलेट सिग्नल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अब जो अरेंजमेंट हो गया वो स्फेरिकल अरेंजमेंट हो गया, ऑक्टाहेड्रल में ये चला गया. अब हम लोग देख रहे हैं स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना. तो स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना का मतलब है सीधा सीधा स्पिन क्रॉसओवर मतलब मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है, स्पिन चेंज हो रहे हैं. तो जब आयरन के कॉम्प्लेक्स, कुछ आयरन के कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो अपनी मल्टीप्लिसिटी को चेंज करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर या कम करने पर, प्रेशर बढ़ाने पर या कम करने पर. यानी जो स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना है, सो सम आयरन कॉम्प्लेक्सेस, सो स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना विद चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना लिखिए. आयरन के कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना शो करते हैं, स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना शो करते हैं. क्यों?
ड्यू टू टेम्परेचर डिपेंडेंस, ड्यू टू प्रेशर डिपेंडेंस। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है FePHEN का होल थ्राइस 2+, और एक एग्जांपल है FePHEN होल 4, PHEN का होल थ्राइस था, यहाँ पे होल ट्वाइस हो जाएगा, होल ट्वाइस, NCS का होल ट्वाइस। ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पे Fe+2 स्टेट में है और इधर भी Fe+2 स्टेट में है। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये जो कंपाउंड है वो स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना शो करता है। अब क्या है, हाई टेम्परेचर है, अगर यहाँ से हाई टेम्परेचर है अगर, तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है, अगर हाई टेम्परेचर है तो ये वाला कंपाउंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये ट्रिक ही हो गई एक तरीके से। और अगर लो टेम्परेचर है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसा बनाता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाई टेम्परेचर है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो T2G4Eg2 टाइप का होगा, और लो टेम्परेचर होगा तो T2G6Eg0 टाइप का होगा। FePHEN ये चाहे हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, हाई और लो टेम्परेचर हो, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में ही एग्जिस्ट करता है। यानी यहाँ पे अरेंजमेंट क्या हो गया, T2G6Eg0 हो गया। तो यहाँ पे P कौन सी मिल रही है? सिंगलेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये T2G हो गया और ये Eg हो गया, 1 2 3 4 1 2, यानी टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 4। तो कैपिटल S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, T2G में 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, S इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंस की वजह से हो रहा है, मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1, तो 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा 2 × 0 + 1, सो मल्टीप्लिसिटी इज 1। बट यहाँ पे हम लोग क्या टोटल S की वैल्यू अगर देख रहे हैं तो मल्टीप्लिसिटी भी चेंज हो रही है, S वैल्यू भी चेंज हो रही है, मतलब टोटल स्पिन वैल्यू चेंज हो रही है। तो टोटल स्पिन वैल्यू को चेंज होना ही स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना कहलाता है, और आयरन का ये जो कॉम्प्लेक्स है वो स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना देता है। इतनी बात समझ में आ गई। FePHEN का होल थ्राइस 2+, ये चाहे लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, ये हमेशा सिंगलेट सिग्नल देगा, लेकिन ये सिंगलेट भी देगा और डबलेट भी देगा। तो हाई टेम्परेचर के केस में, जब हाई टेम्परेचर होगा हमारे पास, तो हाई टेम्परेचर के केस में कौन सा सिग्नल मिलेगा, हाई स्पिन है, और अरेंजमेंट कैसा है इसका, नॉन स्फेरिकल है। तो हाई स्पिन हाई टेम्परेचर के केस में लगभग, यानी जो हम लोगों का रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन पर, ये डबलेट सिग्नल देगा। और डबलेट सिग्नल जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, इनके बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा, और 77 केल्विन पर ये जो पीक होगी वो किस में बदल जाएगी, सिंगलेट में चेंज हो जाएगी। यानी डबलेट सिंगलेट के बीच में इक्विलिब्रियम एक पॉइंट आता है, उसको हम लोग स्पिन क्रॉसओवर ट्रांजिशन या स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना बोलते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है FePHEN का होल ट्वाइस NCS, इट बिहेव्स लाइक दिस कंपाउंड FePHEN का होल थ्राइस 2+। यानी ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे कौन स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना शो करता है, तो ये शो करता है। और ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, तो FePHEN का होल थ्राइस 2+ कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करने लगता है।
एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, हो सकता है पेपर में वो पूछ लिया जाए। यहाँ पे जो वो कॉम्प्लेक्स है उसको भी आप लोग लिखिए Fe PTZ का होल 6 और BF4 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आयरन कौन सी स्टेट में है, यहाँ पे भी Fe+2 स्टेट में है। ये कंपाउंड भी स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना शो करता है। PTZ का मतलब है 1 प्रोपाइल टेट्राजोल, 1 प्रोपाइल टेट्राजोल। तो ये कंपाउंड भी स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना शो करता है। ये हाई टेम्परेचर पर वही सेम है, हाई टेम्परेचर पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो ये डबलेट सिग्नल देगा, डबलेट सिग्नल। और लो टेम्परेचर है यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब है ये सिंगलेट सिग्नल देगा। तो ये स्पिन क्रॉसओवर फिनोमेना थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक और हम लोग अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चल रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा डॉपलर फ्रीक्वेंसी। तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी को आप लोग ऐसे समझते हैं, डॉपलर इफेक्ट में बताया था कि जब ट्रेन दूर होती है तो हम लोगों को उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है हॉर्न की वो हमें स्लो सुनाई देती है। जब वो पास आती है तो हम लोगों को उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका जो साउंड होता है वो हमें तेज़ सुनाई देता है, और फिर दूर चली जाती है तो वो हमें फिर से स्लो सुनाई देने लगता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, सेम ऐसे ही इसमें सोर्स को हम लोग क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, सैंपल को फिक्स रखते हैं। तो और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और मोसवायर स्पेक्ट्रा मिल जाता है। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि जब हम दूर कर रहे हैं, पास कर रहे हैं सैंपल से, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उसको हम लोग डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं या डॉपलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, नोट करिए, डॉपलर फ्रीक्वेंसी। तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू, नोट करते रहिए, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू इंटू वी अपॉन सी। सो दिस डेल्टा न्यू इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी और डॉपलर फ्रीक्वेंसी। दिस न्यू दिस इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन, इसको आप लोग लिखिए, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। दिस इज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बिटवीन सोर्स एंड सैंपल। ओके, ये हो गया। यहाँ पे जो ये न्यू है, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब हमारा जिसको हम लोग मूव करा रहे हैं। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। तो ये डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला है। अब एक क्वेश्चन गिवन है कि अगर हम लोगों को डॉपलर शिफ्ट कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये चीज़ें आ रही होंगी आपको समझ में, तो आप वैल्यूज़ दे रहे हैं तो उनको आप लोग करिएगा। देखिए, v की वैल्यू यानी जो वेलोसिटी है, v की वैल्यू गिवन है हम लोगों को 2.2 mm पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग चेंज किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 2.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। वेलोसिटी के बाद जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 3.48 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज गिवन है। और स्पीड ऑफ लाइट तो आप लोगों को पता ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो हमें डॉपलर शिफ्ट डेल्टा न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बस हम लोगों को डेल्टा न्यू चेंज करना है। तो वेलोसिटी कितना है,
न्यू कितना है, इन सबको वैल्यू पुट कर देंगे तो 3.84 इंटू 10⁻18 इंटू जो mm पर सेकेंड है उसको हम लोगों ने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया, v 2.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड अपॉन c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में है और ये हर्ट्ज में पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये हर्ट्ज में है तो हमें हर्ट्ज में ही ये वैल्यू मिलेगी। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.552 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज, इतनी वैल्यू आई डेल्टा न्यू, यानी डॉपलर शिफ्ट की वैल्यू ये हो गई। अगर इसको हम लोग मेगा हर्ट्ज में चेंज कर दें तो ये 25.52 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज हो गया और 10⁻6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेगा हर्ट्ज, तो 25.52 मेगा हर्ट्ज हो गया। तो फिलहाल आज के इस पार्ट में हम लोग डॉपलर फ्रिक्वेंसी पर ही रोक रहे हैं और अगर जो चैनल पे नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि वीडियोस आती रहेंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अब इससे रिलेटेड जो भी हम लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको उस पर बेस्ड भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उनको पढ़ेंगे क्योंकि जो हम लोगों को मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना था वो कंप्लीट हो गया है। अब देखूंगा मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वो हो जाएगा हमारा मोसवायर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा सिलेबस कंप्लीट। यानी बहुत छोटा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए इसको स्किप नहीं करना है। इससे 4 से 6 नंबर का आ जाता है पेपर में, मेनली CSIR नेट और गेट में। नेट की अगर बात करें तो 4 नंबर या 6 नंबर या फिर कभी कभी 2 नंबर का भी हो जाता है। गेट में 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताया है, इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्रम से वीडियो देखना है और समझना है क्योंकि समझने से ही हम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।